नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवाजी विनर्स में। आज हम पढ़ रहे हैं NCERT क्लास 10th की साइंस। अध्याय नंबर 7 है। इस अध्याय का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं, या फिर आप इसी पार्ट को कह सकते हैं ये जीव विज्ञान का तीसरा पार्ट है। और अगर साइंस की बुक में देखेंगे तो आपको मिलेगा अध्याय नंबर 7 पे पार्ट का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि जनन क्या होता है। जनन क्या होता है तो कहता है ऐसी प्रक्रिया जिसमें जीव अपने जैसी संतति उत्पन्न करते हैं जनन कहलाती है। कह रहा ऐसी प्रक्रिया, वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपने ही जैसी संतति माने संतान उत्पन्न करते हैं जनन कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। जनन मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक होता है लैंगिक जनन और एक होता है अलैंगिक जनन। क्या होता है लैंगिक जनन, तो चलिए देखते हैं। लैंगिक जनन वह जनन जिसमें नर व मादा युग्म मिलकर नए जीव का निर्माण करते हैं लैंगिक जनन कहलाते हैं। यानी जो लैंगिक जनन होता है उसमें नर और मादा यानी पुरुष और स्त्री दोनों की आवश्यकता होती है और दोनों के मिलने से लैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन एक होता है अलैंगिक जनन, इसमें एकल जीव नए जीव का निर्माण करते हैं, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। जिस जनन में एकल जीव एक जीव से ही अपने जैसी संतान उत्पन्न हो जाए उसको कहते हैं अलैंगिक जनन। जैसे कि हाइड्रा, अमीबा, लेशमानिया में द्विखंडन, प्लाज्मोडियम। करें कि जैसे हाइड्रा, अमीबा, लेशमानिया इस प्रकार के जीव अलैंगिक जनन करते हैं, यानी अपने ही शरीर के किसी एक भाग को ये अन्य नए जीव के रूप में तैयार कर लेते हैं, है ना, तो उसको बोलते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन की विधियां क्या होती हैं, किस किस प्रकार से अलैंगिक जनन हो सकता है। विखंडन से हो सकता है, पुनरुद्भवन से हो सकता है, पुनरुद्भवन का दूसरा नाम पुनर्जनन भी होता है। मुकुलन से हो सकता है, कायिक प्रवर्धन से होता है, विजाणु समाज ससंग से होता है। तो ये अलैंगिक जनन की विधियां हैं। तो चलिए आगे इनको विस्तार से समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं विखंडन। विखंडन किस प्रकार से होता है, इसमें जीव दो या दो से अधिक भागों में बंट जाता है। यानी एक ही जीव, एकल जीव जो है, केवल एक ही जीव है, वो स्वयं को एक तो स्वयं रहता है, एक और भाग में बंट जाता है, तो उसको विखंडन कहते हैं। इसमें जीव दो या दो से अधिक भागों में बंट जाता है, विखंडन कहलाता है। विखंडन यह दो प्रकार का होता है। विखंडन कितने प्रकार का, दो प्रकार का। एक द्विखंडन होता है, एक बहुखंडन होता है। क्या होता है द्विखंडन, इसमें एक कोशिकीय जीव दो कोशिकाओं में बदल जाते हैं। द्विखंडन में एक कोशिकीय जीव है ना, जिसमें एक कोशिका होती है, एक कोशिकीय जीव दो कोशिकाओं में बदल जाता है। यानी जैसे अमीबा है, ये एक कोशिकीय जीव है, इसमें एक कोशिका पाई जाती है, लेकिन यही दो कोशिकाओं में बदल जाती है, तो एक कोशिका और जो हो गई एक्स्ट्रा, उस कोशिका से नया जीव बन जाता है। उसके बाद ये था हमारा द्विखंडन। अब पढ़ते हैं बहुखंडन। इसमें एक कोशिकीय जीव बहुत सारे कोशिकाओं में बदल जाता है, जैसे प्लाज्मोडियम। बहुखंडन क्या होता है कि इसमें एक कोशिकीय जीव जैसे प्लाज्मोडियम, ये एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिका से बना होता है, लेकिन ये कई कोशिकाओं में बदल जाता है, और जितनी कोशिकाओं में बदलता है सब कोशिका से एक एक जीव यानी प्लाज्मोडियम बन जाता है। प्लाज्मोडियम है तो प्लाज्मोडियम ही बनाएगा, यानी अपने जैसी संतान उत्पन्न करना ही तो जनन है। तो बहुखंडन जब ये इसमें एक कोशिका है और कई कोशिकाएं हो गई, जितनी कोशिकाएं हो गई उतने ही जीव हो गए, तो अपने जैसी संतति इन्होंने उत्पन्न करी। और कौन सी विधि से करी, बहुखंडन विधि से करी। तो चलिए आगे देखते हैं। बहुखंडन के बाद आगे हम समझेंगे कि क्या होता है पुनरुद्भवन या फिर पुनर्जनन। जब जीव अपने कायिक भाग से टूटकर के एक नए जीव बन जाता है, या फिर एक नया जीव बन जाता है, या एक नए जीव में परिवर्तित हो जाता है, तो पुनर्जनन कहते हैं। जैसे प्लेनेरिया जीव जो होता है, ये कह रहा है ये एक जीव है, तो ये क्या करता है
कायिक भाग यानी अपने ही शरीर के किसी एक भाग से टूट जाता है, टूट करके दो भागों में बदल जाता है, तो एक भाग एक जीव और बन जाता है, तो दो जीव बन गए। तो ये इसका उदाहरण है प्लेनेरिया। ये पुनरुद्भवन या फिर पुनर्जनन करके दिखाता है। आगे देखेंगे एक और जनन होता है जिसको हम कहते हैं मुकुलन। तो क्या होता है मुकुलन, आइए देखते हैं। मुकुल या वड द्वारा नया जीव का बनना मुकुलन कहलाता है, जैसे हाइड्रा। अगला है कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन क्या होता है, कुछ पौधे में नए पौधे का निर्माण उसके कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्तियां आदि से होता है। कुछ पौधे में नए पौधे का निर्माण उसके कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्तियां आदि से होता है, कायिक प्रवर्धन कहलाता है। जड़ द्वारा कौन से पौधे का जनन होता है, डहेलिया का, शकरकंदी का। तने द्वारा किसका होता है, आलू का, अदरक का। पौधे का जनन अंग कौन सा होता है, फूल होता है। पौधे का जनन अंग ऑप्शनल पे पूछा जा सकता है कि पौधे का जनन कौन सा जनन अंग कौन सा होता है, तो हम कहेंगे फूल पौधे का जनन अंग होता है। फूल का मुख्य कार्य प्रजनन की सहायता से फल का निर्माण करना। फूल का काम होता है कि प्रजनन की सहायता से फल का निर्माण किया जाए, क्योंकि आप देखते हैं किसी भी पेड़ या पौधे पर फल आता है तो उससे पहले उस पर फूल आता है, फूल से ही पौधे का निर्माण होता है। फूल के 4 भाग होते हैं, जैसे बाह्य दलपुंज, दलपुंज जिसको पंखुड़ी भी कहते हैं, तीसरा होता है पुमंग, चौथा होता है जयांग। तो चलिए विस्तार से समझते हैं क्या होता है बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जयांग। तो चलिए देखते हैं। बाह्य दलपुंज क्या होता है, पुष्प जब कली अवस्था में रहता है, यानी जब कली रहता है पुष्प, तब इसे बाहर से कवर करके रखता है ना। बाह्य दलपुंज क्या होता है, आपने देखा होगा जब फूल लगा होता है तो वो चारों तरफ से ढका होता है एक परत से, फिर वो धीरे धीरे खुलता है, तो जो भाग से वो ढका रहता है तो उसी को कहते हैं बाह्य दलपुंज, उससे सुरक्षा में रहता है। इसको कहते हैं अभी कली है, उसको कली की तरह बना रहता है। दलपुंज उसके बाद देखते हैं क्या होता है, तो यह फूल की पत्तियां होती हैं एवं इसका रंग अलग अलग होता है। यह भंवरों को आकर्षित करता है। दिन में खिलने वाले फूल रंग बिरंगे होते हैं और उनमें सुगंध कम होती है। रात में खिलने वाले फूल सफ़ेद होते हैं और इनमें सुगंध ज़्यादा होती है। दलपुंज क्या होता है, अभी तो हमने समझा बाह्य दलपुंज, जब कली अवस्था में फूल या पुष्प रहता है तो उसकी सुरक्षा करता है बाह्य दलपुंज, है ना, कवर करके रखता है। दलपुंज क्या होता है, दलपुंज कहते हैं फूल की पत्तियों को कहते हैं, एवं इसका रंग अलग अलग होता है। यानी फूल की पत्तियों का रंग कैसा होता है, अलग अलग। ये क्या करती है, ये जो पत्तियां होती हैं अलग अलग रंग होता है, क्या करता है, यह भंवरों को आकर्षित करता है। आकर्षित करना मतलब अच्छा लगना, भंवरों को अच्छा लगता है कलर, तो इससे भंवरे उसके पास आते हैं, तो इसको बोलते हैं आकर्षित करना। दिन में खिलने वाले फूल रंग बिरंगे होते हैं। दिन में जो फूल खिलते हैं वो कैसे होते हैं, रंग बिरंगे, और उनमें सुगंध कम होती है। लेकिन दिन में खिलने वाले पौधे रंग बिरंगे तो होते हैं लेकिन उसमें सुगंध कम होती। रात में खिलने वाले फूल सफ़ेद होते हैं और इनमें सुगंध ज़्यादा होती है। और जो फूल रात में खिलते हैं वो कैसे होते हैं, सफ़ेद, और उनमें सुगंध भी कैसी होती है, ज़्यादा। आगे देखते हैं पुमंग क्या होता है और जयांग क्या होता है। पुमंग या नर भाग है, यानी पुष्प में पाया जाने वाला पुमंग एक पौधे का भाग होता है। तो कह रहा है यह नर भाग है, पुंकेसर कहते हैं इसको। इसके अंतर्गत कौन कौन से चीज पौधे में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, पराग कोष पाया जाता है, तंतु पाया जाता है, सब पुमंग के अंतर्गत आते हैं और ये पुंकेसर कहलाते हैं। जयांग क्या होता है, यह मादा भाग है जिसको स्त्री केसर कहते हैं। और इसके अंतर्गत कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, ये किस में पाए जाते हैं, किसी पौधे में पाए जाते हैं। तो चलिए अब पढ़ते हैं परागण। परागण क्या होता है, परागण पराग कोष से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचाना परागण कहलाता है। परागण क्या होता है, परागकण। परागण क्या होता है, परागकण पराग कोष से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचाना परागण कहलाता है। यानी पराग कण का पराग कोष में, पराग कण कहाँ होता है, पराग कोष में, पराग कोष से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचाना। तो पहुंचने की जो प्रक्रिया है यही क्या कहलाती है, परागण कहलाता है।
सबसे अच्छा परागण किसके द्वारा होता है, ऑप्शनल पे पूछा जाएगा तो हम कहेंगे सबसे अच्छा परागण होता है कीटों द्वारा। कीटों के द्वारा, कीटों के द्वारा मतलब भंवरों से, मक्खियों से, है ना। सबसे बड़े फूल कौन सा होता है, रैफलेसिया। सबसे बड़े फूल रैफलेसिया इंडोनेशिया के जंगल में पाया जाता है। इसमें परागण हाथी द्वारा होता है। फिर जो छोटे पौधे उसमें तो अगर पूछा जाएगा सबसे अच्छा परागण किसमें होता है तो हम कहेंगे कीटों द्वारा। लेकिन जो सबसे बड़ा फूल है जिसका नाम है रैफलेसिया, इसमें परागण अगर पूछा जाए किसके द्वारा होता है तो हम कहेंगे इसमें हाथी द्वारा परागण होता है और यह इंडोनेशिया के जंगल में पाया जाता है। हाथी द्वारा कैसे होता है, क्योंकि ये फूल बहुत ही बड़ा होता है तो इसमें परागकण को जो है ना एक से दूसरे पौधे पर डालने के लिए हाथी इसको उठाता है अपनी सूंड से, दूसरे से और दूसरे से उठा करके दूर फेंकता है, तो उसके परागकण उसमें वर्तिकाग्र में दूसरे वाले रैफलेसिया के चले जाते हैं। तो इस प्रकार से उसका परागकण चला जाता है। इस वजह से सबसे अच्छा कौन करता है, हाथी करता है, किसमें, रैफलेसिया। विश्व का सबसे छोटा फूल वोल्फिया है। सबसे बड़ा फूल हमने समझा रैफलेसिया है, कहाँ पाया जाता है, इंडोनेशिया में पाया जाता है। इसमें परागण कौन करता है, हाथी करता है। विश्व का सबसे छोटा फूल कौन सा है, वोल्फिया है। इसका पौधा जल में पाया जाता है। वोल्फिया कहाँ पाया जाता है, जल में। और यह एशिया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अलावा अमेरिका के कुछ हिस्सों में भी पाया जाता है। तो चलिए अब देखते हैं, परागण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वपरागण, एक होता है परपरागण। तो सबसे पहले देखते हैं स्वपरागण क्या होता है। बोले एक ही पेड़ से परागण की क्रिया होती है तो स्वपरागण होता है। परपरागण क्या होता है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ में परागण की क्रिया होती है तो परपरागण कहते हैं। स्वपरागण का मतलब है कि एक ही पेड़ से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंच गया तो स्वपरागण है। लेकिन परपरागण है कि दो पेड़ हैं, एक इधर है एक इधर है, यानी बगल बगल हैं, तो एक पौधे से या एक पेड़ से परागकण को निकल करके दूसरे पौधे में पहुँचे, दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र तक पहुँचे तो इसको बोलते हैं परपरागण। तो चलिए अब देखते हैं निषेचन क्या होता है। परागकण परागकोश से वर्तिकाग्र और वर्तिकाग्र से अंडाशय तक पहुंचने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। परागकण का पहले परागकण क्या होता है, परागकण परागकोश में रहता है तो परागकण परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचता है और वर्तिकाग्र से अंडाशय तक पहुंचता है तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। आगे देखते हैं परागण क्या होता है, वर्तिकाग्र में होता है। परागण कहाँ होता है, वर्तिकाग्र में। निषेचन कहाँ होता है, अंडाशय में होता है। निषेचन भ्रूण या भ्रूणकोश बनता है। निषेचन में क्या होता है, निषेचन की जो प्रक्रिया होती है तो क्या होता है, तो भ्रूण बनता है, भ्रूणकोश बनता है। पुष्प में 3 अंडा होते हैं। इस प्रकार से हमने अभी तक ये पढ़ा कि पौधों में, पुष्पों में किस प्रकार से परागण होता है, निषेचन होता है। भ्रूण और भ्रूणकोश का मतलब होता है कि नए पुष्प के बनने की शुरुआत हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे नर जनन तंत्र के बारे में। क्या होते हैं नर जनन तंत्र, यानी नर का जनन कैसे होता है। नर जनन तंत्र में कुछ मुख्य अंग होते हैं जो भाग लेते हैं, जैसे कि वृषण जिसको टेस्टिस भी कहते हैं, अंडकोश होता है जिसको कहते हैं एपिडिडमिस, वृषण नलिका होती है जिसको कहते हैं वास डिफरेंस, और मूत्राशय होता है जिसको कहते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। लिंग यानी पेनिस मूत्र मार्ग होता है जिसको बोलते हैं यूरेथ्रा। तो ये कुछ मुख्य अंग हैं जो नर जनन तंत्र में भाग लेते हैं। और उसके बाद इनका कार्य होता है कुछ, तो क्या कार्य होता है नर जनन तंत्र के अंगों का। इनका कार्य होता है शुक्राणु का निर्माण करना, वीर्य का स्राव करना, संभोग और गर्भाधान में इनका मुख्य कार्य होता है। ऐसे ही मादा जनन तंत्र के भी कुछ मुख्य अंग होते हैं, जैसे अंडाशय फैलोपियन ट्यूब होता है, गर्भाशय होता है, योनि होता है, और इसके कार्य होते हैं अंडे का उत्पादन, अंडे का परिपक्वन मतलब होता है पक जाना, अच्छे से बनना, अंडे का स्राव करना,
निषेचन और गर्भ का विकास, ये कुछ थे मादा जनन तंत्र के अंग और उनके कार्य। इस प्रकार से हमने बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 पढ़ा, या फिर आप साइंस की बात करें तो चैप्टर नंबर 7 हमने पूरा पढ़ा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।